माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में हम कई वीडियो बना चुके हैं। आज भी हम आगे चल रहे हैं कि पैथोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको लिखेंगे हम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ हीमोडायनामिक टॉपिक्स के बारे में। पैथोलॉजी पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है ये अभी, जिसमें हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्केमिया। इस्केमिया, 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 है ना। कई बार आप कई बार सुने होंगे इसके बारे में। इस्केमिया किसे बोलते हैं? देखिए, हर ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई है अपने अपने फंक्शन के अनुसार से वह फिक्स होता है। याद रखिए हम क्या बोले हैं। जब हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है, आपको मालूम है कार्डियक आउटपुट लगभग 5.5 लीटर ब्लड को बोलते हैं। तो जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, जब पंप होता है, तो हर ऑर्गन में अपने हिसाब से अपने फंक्शन के अनुसार से ब्लड का अमाउंट या फ्लो फिक्स होता है। लेकिन अगर उसके फंक्शन के अनुसार से या जितना उसको ब्लड सप्लाई ज़रूरत है उतना ब्लड सप्लाई अगर नहीं मिलता है ऑर्गन को, तो उस कंडीशन को हम इस्केमिया कहते हैं। यानी डिफिनेशन क्या लिखना होगा आपको? इस्केमिया शॉर्ट नोट्स में जनरली आता है। क्या लिखेंगे? द डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई इन ऑर्गन देन नॉर्मल नोन एज इस्केमिया। जब किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नॉर्मल से कम हो जाता है तो इस्केमिया बोलते हैं। डिफिनेशन लिखने के बाद आप वहाँ पर क्या करना है कि एक छोटा सा ऐसे आपको डायग्राम बना देना है, फोटो छोटा सा इस तरह से ऑर्गन को बना देना है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा और इस तरह से यहाँ पर सेल टिश्यू बना देना है। यहाँ पर सेल का फोटो और यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे सेल का फोटो और यहाँ पर सेल टिश्यू का फोटो, ऑर्गन का फोटो हो गया एक तरह से। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि ब्लड को देखिए, यहाँ पर आप फ्लो बना दिएगा, ब्लड का फ्लो। एक इधर से ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर से एक ब्लड फ्लो यहाँ से ऐसे होंगे और एक ब्लड फ्लो यहाँ से ऐसे होंगे, है ना। इस तरह से ब्लड फ्लो होंगे। तो अब क्या है कि आप देखो कह रहा है कि यहाँ से आगे अगर बाय द ब्लड फ्लो जैसे इस ऑर्गन में जितना जरूरत है उतना अगर नहीं जाएगा तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं? इस्केमिया कहते हैं। अब अगला लिखना होगा आपको टाइप एंड कॉज। दो तरह के होते हैं इस्केमिया, है ना। टाइप एंड कॉज क्या लिखना होगा? पहले लिखिएगा लोकेलाइज्ड इस्केमिया और दूसरा हो जाएगा जनरलाइज्ड इस्केमिया। दो तरह से लिखिएगा। पहला हो जाएगा लोकलाइज्ड इस्केमिया। क्या होता है इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा आप? कि जब किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में जब ब्लड सप्लाई डिमिनिश कर जाता है तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इस्केमिया। डिफिनेशन लिखिएगा। इफ द ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड इन एनी ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गन देन नॉर्मल नोन एज लोकलाइज्ड इस्केमिया। फिर लिखिएगा कॉज। किस कारण से किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई घट जाता है? तो कॉज में यही होगा कि वहाँ का आर्टरी ब्लॉक हो रहा होगा। जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है ना, वहाँ आर्टरी कंप्रेशन होता होगा या आर्टरी ब्लॉक होता होगा। तो आर्टरी कंप्रेशन या आर्टरी ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो वहाँ पर आप लिखोगे क्या क्या कॉज में, तो वहाँ पर लिखेंगे आर्टेरियल थ्रोम्बस, आर्टेरियल इम्बोलस या एम्बोलिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये सब देखिए सब जो बताते जा रहे हैं। आप वीडियो को बैक कर करके आप सुनिए, उसको लिख देगा आप उसको क्या क्या बोले हम लोग। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियल थ्रोम्बस, आर्टेरियल एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद ये आर्टेरियल कंप्रेशन बाय ट्यूमर या टाइट बैंडेज, टाइट प्लास्टर, टाइट लाइगेशन। ये सब के कारण उस पार्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड हो जाता है। या लोकल एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, लोकल एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, तो इसके कारण आपको ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड कर जाता है लोकलाइज्ड में। अब आता है दूसरा, लिखिएगा जनरलाइज्ड इस्केमिया।
जनरलाइज्ड इस्केमिया किसको बोलते हैं? जो कि पूरे बॉडी में जब ब्लड सप्लाई डिमिनिश कर जाता है तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड इस्केमिया। क्या लिखेंगे उसके बारे में कि द ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड इन होल बॉडी नोन एज जनरलाइज्ड इस्केमिया। इसका कॉज क्या लिखेगा आप? तो लो कार्डियक आउटपुट, लो ब्लड प्रेशर, कोल्ड एक्सपोजर, है ना, जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ना, तो ये आपका हो जाता है क्या? जनरलाइज्ड इस्केमिया। जब आप इसको लिख दोगे इस्केमिया का जो टाइप्स और कॉज, तब इसके बाद आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पे इफेक्ट लिखना होगा। तो ये इस्केमिया का जो इफेक्ट होता है आपको अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग मिलते हैं, याद रखिएगा, डिपेंड करता है ऑर्गन वाइज। जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज दैट कि सेरेब्रल इस्केमिया होगा, तो सेरेब्रल इस्केमिया होगा तो ब्रेन का फंक्शन डिमिनिश कर जाएगा, सेरेब्रल स्ट्रोक डेवलप करेंगे, इस्केमिक स्ट्रोक डेवलप करेगा, या ब्रेन का फंक्शन। अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज होगा तो क्या होगा? इस्केमिक में वहाँ पे हार्ट में पेन डेवलप करेगा, हार्ट का फंक्शन डिमिनिश कर जाएगा। अगर आपका बॉडी का किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में होगा कम, तो क्या होगा? वहाँ का कलर पेल कलर हो जाएंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश कर जाएगा। तो ये इतना आप इस्केमिया का क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? फिर से डिफिनेशन बता देते हैं आपको हम। इस्केमिया का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, इस्केमिया का टाइप एंड कॉज लिख देना है, और फिर इस्केमिया का इफेक्ट जो होगा वह लिख देना है कि पार्टिकुलर ऑर्गन में किस किस, क्योंकि आपके ब्लड सप्लाई घटने के कारण जो दिक्कत होगा वही तो आपको लिखना होगा। तो इस्केमिया का जो इफेक्ट होगा ऑर्गन वाइज, अगर और ज़्यादा बड़ा करना हो तो ऑर्गन का फंक्शन जो डिस्टर्ब होगा उसको आप डिस्क्राइब कर दो यहाँ पे। इसके बाद इस्केमिया का डायग्नोसिस अगर करना चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे इस्केमिया के ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए, देखने के लिए क्या करते हैं? तो डॉपलर टेस्ट लिखते हैं। तो नीचे में आगे क्या लिखेगा? इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस में डॉपलर टेस्ट, उससे पता चल रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन कितना पहुंच रहा है ऑर्गन में। ठीक है, तो इतना हो गया आपका इस्केमिया। तो एक क्वेश्चन आपका होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते रहता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2, दूसरे नंबर पे आते हैं। सेम एक और टॉपिक आता है, उसका नाम है हाइपरेमिया। हाइपरेमिया, हाइपरेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज़्यादा, एमिया मतलब ब्लड, या हाइपरेमिया या कभी कभी कंजेशन करके भी आता होगा। हाइपरेमिया या कंजेशन करके भी आता है, कंजेशन। तो हाइपरेमिया और कंजेशन में अंतर क्या होता है ना, कि जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है किसी ऑर्गन में तो हाइपरेमिया बोलते हैं, और जब ब्लड इकट्ठा ज़्यादा होता है तो कंजेशन बोलते हैं। हाइपरेमिया एक्टिव प्रोसेस है, जबकि कंजेशन पैसिव प्रोसेस है। खैर आगे पहले बात कर लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गन में जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरेमिया कहते हैं। किसी भी ऑर्गन में, सेम ऐसे बात है नहीं, ऑर्गन का फोटो ऐसे बनाइएगा और वहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखेगा कि इफ ब्लड सर्कुलेशन मोर देन नॉर्मल इन ऑर्गन नोन एज हाइपरेमिया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? डिफिनेशन के बाद लिखना है टाइप्स। हाँ, एक बात और छोड़ दीजिए यहाँ पे, वहाँ पर जोड़ लीजिएगा, कंजेशन को भी वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि इफ एक्स्ट्रा ब्लड एक्यूमुलेट इन ऑर्गन नोन एज कंजेशन। तो एक बात वहाँ पर लिख सकते हो कि हाइपरेमिया और कंजेशन में क्या अंतर होता है? कि हाइपरेमिया इज एक्टिव प्रोसेस, वेयर इज द कंजेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। जब सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरेमिया बोलते हैं, और जब ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उसको कंजेशन बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो हम लोग अब करेंगे टाइप में। हाइपरेमिया दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकेलाइज्ड, एक होता है जनरलाइज्ड। तो लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि जब किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकेलाइज्ड हाइपरेमिया। डिफिनेशन क्या बोलते हैं कि इफ ब्लड सर्कुलेशन मोर देन नॉर्मल इन पार्टिकुलर ऑर्गन नोन एज लोकेलाइज्ड हाइपरेमिया। अब इसका कॉज क्या होगा? किसी ऑर्गन में ज़्यादा ब्लड सप्लाई ज़्यादा क्यों हो जाता है? तो उसका पहला कारण है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे।
दूसरा होता है हॉट एप्लीकेशन, अगर ज़्यादा हॉट एप्लीकेशन होगा तब भी वहाँ पर सोल्यूशन बढ़ जाएगा वहाँ पे लोकलाइड में। और तीसरा हो जाएगा वेनस कंजेशन या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड यहाँ से निकलवे नहीं करा तो ब्लड इकट्ठे न होगा यहाँ ऑर्गन में, तो इसके कारण भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन किसी ऑर्गन में ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया आपके लोकलाइड हाइपरेमिया। अगला होता है जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया। जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया किसको बोलते हैं? देखिए, जब पूरे बॉडी में जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको बोलते हैं जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया। क्या बोलेंगे? जब किसी ऑर्गन में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया बोलते हैं। तो जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया का कॉज क्या लिखेंगे आप? इसका कॉज होता है हाइपरटेंशन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ओवर इन्फ्यूजन, ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर क्या हो जाएगा आपको? पॉलीसाइथेमिया, यानी आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। तो ये सब के कारण क्या होता है? आपको हाइपरेमिया डेवलप होता है। कौन सा? जनरलाइज, मतलब पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा ना। हाँ, हाइपरटेंशन भी आ जाएगा ना इसमें। तो हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, पॉलीसाइथेमिया, ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर हो सकता है आपको फीवर, है ना। पूरे बॉडी में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जा रही है ना इसमें, तो आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है, इसको बोलते हैं जेनरलाइज्ड हाइपरेमिया। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, यहाँ सेम वैसे ही बात आया कि जिस ऑर्गन में सर्कुलेशन ज़्यादा होगा उसके अनुसार इफेक्ट आएगा। फिर भी क्या इफेक्ट होगा? पहला लिखेंगे वहाँ पर कि ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन, पाल्पेशन इन ऑर्गन, पेन इन ऑर्गन, ऑर्गन पेन भी होने लगेंगे, या उसके बाद हो सकता है कि ऑर्गन फेल भी हो सकता है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, याद रखिए चीज़ को। और वहाँ पे पाल्पेशन होंगे, वहाँ का एरिया रेड हो जाएगा, है ना, रेडनेस हो जाएंगे। लोकलाइज में तब भी हो सकता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या क्या होगा? ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा, पाल्पेशन होगा, रेडनेस होगा, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट होगा वहाँ पे। तो ये सब जो है आपको हाइपरेमिया का इफेक्ट होता है। अब इसको पता कैसे लगाएंगे? डायग्नोसिस में क्या लिखेगा? सेम वैसे ही डॉपलर टेस्ट लिखेंगे, उससे पता लग जाएगा कि आपको उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो गया आपको कौन सा? दूसरा टॉपिक हो गया हाइपरेमिया। तो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? तो इस्केमिया हुआ, दूसरा हो गया हाइपरेमिया। अब हम लोग जो तीसरे नंबर पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ये भी आपका हीमोडायनेमिक में आते रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, ओडीमा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं ओडीमा, या उसको एडिमा बोलते हैं, है ना, ओडीमा या एडिमा। तो इसको बोलते हैं ओडीमा, OEDEMA। कहीं कहीं पे डायरेक्ट लिखा रहेगा ओडीमा या एडिमा लिखा रहता है, ADEMA, एडिमा रहता लिखा। कहीं कहीं पे ओडीमा रहता है, ODEMA। तो खैर सब एक ही चीज़ है, याद रखिए इसके बारे में। तो ओडीमा, है ना। और कहीं पे रहता है इफ्यूजन, इफ्यूजन, ओडीमा, ओडीमा, इफ्यूजन। मतलब देखिए एक बात को बताते हैं, सब इसको मिटा देते हैं पहले। तो ओडीमा तो समझ में आपको आ गया। ओडीमा, जैसे देखिए एक बात बताते हैं, यह आपका जैसे टिश्यू स्पेस है, टिश्यू स्पेस है, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन हो ही करता है ना कैपिलरी से। तो क्या होता है कि जब इन टिश्यू स्पेस में भी कुछ फ्लूइड होते रहता है, आपको मालूम होगा, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, है ना। तो अगर बाय द वे इंटरस्टिशियल स्पेस में या टिश्यू स्पेस में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग होता है, तो उसको हम ओडीमा कहते हैं। यानी क्या लिखिएगा? डिफिनेशन क्या लिखिएगा? इफ एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेट इन टिश्यू स्पेस रिजल्टिंग स्वेलिंग डेवलप नोन एज ओडीमा। देखिए स्वेलिंग यहाँ पे बात लिखी है, फ्लूइड के एक्युमुलेशन से जब स्वेलिंग होता है ना तो उसको ओडीमा कहते हैं, जबकि सेल के एक्युमुलेशन से जब स्वेलिंग होता है तो उसको ट्यूमर कहते हैं।
वो आपको पढ़ाया था, आपको ट्यूमर में याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, स्वेलिंग का मतलब ट्यूमर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट इन टिश्यू स्पेस नोन एज ओडिमा। अगली पॉइंट बात याद रखिएगा, इफ्यूजन का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखे वहां पर, क्योंकि ज्यादा दोनों में अंतर ज्यादा करना ही है, कॉज सब एक ही जैसा है, इसलिए बता रहे आपको। अगर इफ्यूजन बोलता हो तो देखिए, सीरस कैविटी का नाम तो सुने होंगे आप, इसमें प्लूरल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में। तो जब सीरस कैविटी में फ्लूइड का अमाउंट जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इफ्यूजन बोलते हैं। देखिए कितना आसान हो गया आपको। ओडिमा में क्या हो गया कि टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो ओडिमा बोलते हैं। और सीरस कैविटी में, सीरस कैविटी से ना, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, इस कैविटी में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं, है ना। 10 मिनट और। तो अब क्या है ना कि आपको अगर टिश्यू स्पेस में अगर बाय द फ्लूइड जमा होता है ना अगर, तो उसको ओडिमा बोलते हैं। और अगर सीरस कैविटी में अगर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो उसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। चलिए इतना तो डिफिनेशन लिख दिया आप उसको, ओडिमा का डिफिनेशन भी आ जाएगा साथ में, इफ्यूजन का भी आ जाएगा साथ में। तो क्या लिखेंगे आप उसको, अगर ओडिमा में टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है तो ओडिमा बोलते हैं, और इसमें फिर टिश्यू यहाँ पर सीरस कैविटी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो उसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। चलिए अब अगली पॉइंट आता है, नेक्स्ट होता है इसका टाइप। ओडिमा का अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फ्लूइड दो तरह के होते हैं, इफ्यूजन में समय आएगा। इफ्यूजन या ओडिमा का नेचर ऑफ फ्लूइड के अनुसार दो तरह के लिखेगा, एक हो जाएगा ट्रांजुडेटिव ओडिमा या ट्रांजुडेटिव फ्यूजन, या एक्जुडेटिव ओडिमा या एक्जुडेटिव फ्यूजन। यानी देखिए दो तरह के होते हैं फ्लूइड, ट्रांजुडेटिव ओडिमा, एक्जुडेटिव ओडिमा। ट्रांजुडेटिव फ्लूइड का मतलब होता है क्या, कि जब कोई ऐसा एक्यूमुलेशन जिसमें सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा होने से जब यहाँ पर ओडिमा होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजुडेटिव ओडिमा। और जब यहाँ पर प्रोटीन आ जाता है, पानी के साथ प्रोटीन आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्जुडेटिव ओडिमा। सेम उसी तरह से इसमें हो जाएंगे, सीरस कैविटी है ना, जब यहाँ पर सिर्फ वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है तो ट्रांजुडेटिव फ्यूजन बोलते हैं, और जब यहाँ पर प्रोटीन आ जाता है पानी के साथ तो उसको बोलते हैं एक्जुडेटिव ओडिमा बोलते हैं। यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके टाइप इटियोपैथोलॉजी पे। तो इटियोपैथोलॉजी में आपको जो होते हैं ना, सबसे पहले आते हैं डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। पहला क्या लिखिएगा, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। तो यहाँ लिखिएगा क्या यहाँ पे, कि ऑन्कोटिक प्रेशर इज ए कैपिलरी प्रेशर which help in movement of blood from organ to heart known as oncotic pressure। और यह प्रेशर के कारण ही आपका फ्लूइड मूव करता है। अब क्या होगा, जब आपका ऑन्कोटिक प्रेशर लो हो जाएंगे तो वह फ्लूइड कहाँ जमा होने लगेगा, आपको ऑर्गन में जमा होने लगेगा, इसके कारण डेवलप होगा ओडिमा। तो लिखेंगे क्या पर, ऑन्कोटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू अल्बुमिन एंड आरबीसी, अल्बुमिन एंड आरबीसी, इसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। तो वहाँ पर क्या लिखिएगा, इफ ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज देन एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट इन ऑर्गन या टिश्यू स्पेस प्रोड्यूस ओडिमा नोन एज लो ऑन्कोटिक प्रेशर ओडिमा। ऑन्कोटिक प्रेशर लो होने से होता है। कॉज क्या होगा, इसका कॉज होगा पहला अल्बुमिन की कमी। अल्बुमिन कमी क्यों होगा, ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया, लीवर डिजीज, रीनल डिजीज, ये हो जाएगा आपको लो ऑन्कोटिक प्रेशर में, अति ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन में लो होने से। और दूसरा हो जाएगा आरबीसी में, तो यहाँ पर लिखेंगे एनीमिया। तो ऑन्कोटिक प्रेशर लो में क्या क्या लिखेंगे, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, माल न्यूट्रिशन यानी हाइपोप्रोटीनेमिया एंड एनीमिया। अब आते हैं नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है अगर बाय द वे ब्लड में, तो उसमें भी क्या होता है कि ऑर्गन में फ्लूइड का जमा ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डिपोजिट इन ऑर्गन, if excess amount of water deposit in tissue space due to excess hydrostatic pressure in body produces edema known as increased hydrostatic pressure edema। कॉज क्या होगा इसका, ओवर इन्फ्यूजन, ज़्यादा पानी इन्फ्यूज करने के कारण, है ना।
उसके बाद नंबर 3 अगला होता है कि आपको अगला है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए लिम्फेटिक वेसल का काम क्या होता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस से वाटर को क्या करता है, मैनेज करता है। तो वहाँ पर क्या लिखा है, लिम्फेटिक वेसल्स इज ओपन वेसल्स हेल्प इन मैनेज ऑफ वाटर फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स इज अ टाइप ऑफ वेसल्स which maintain water from tissue space. If obstruction in lymphatic vessels, the fluid are not maintained and excess fluid accumulation in tissue space produce edema known as lymphatic obstruction edema. इसके कॉज क्या होंगे, इसका कॉज होगा फाइलेरिया होगा या फिर लिम्फेटिक एम्बोलिज्म होंगे। फाइलेरिया, लिम्फेटिक एम्बोलिज्म या मेलिग्नेंट कैंसर, इसके कारण क्या होता है, आपको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे होता है और इसके कारण ओडिमा होता है। अब चौथा जो आता है आपको साल्ट रिटेंशन। साल्ट रिटेंशन में क्या होता है कि सोडियम, जानते हैं हम लोग कि सोडियम जो होता है वाटर को होल्ड करता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अगर बाय द बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, वह सोडियम यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा और एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एक्यूमुलेट होकर के और टिश्यू स्पेस में क्या करेगा, वहाँ पे जमा करेगा वाटर को। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर कि सोडियम का अमाउंट बढ़ जाने के कारण टिश्यू स्पेस में वाटर का होल्डिंग होता है और उसके कारण ओडिमा होता है। इसको बोलते हैं साल्ट रिटेंशन ओडिमा। यानी सोडियम का नेचर होता है वाटर को होल्ड करना और इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस केस में वाटर का एक्युमुलेशन होगा। इसका कारण क्या है, एक्सेस साल्ट इनटेक या फिर अल्डोस्टेरोन का बढ़ जाना। और लास्ट में आता है आपको कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज। देखो, अगर ब्लड वेसल अगर ज़्यादा डायलेट कर जाता है ज़रूरत से ज़्यादा बिना काम का, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक्सेस फ्यूजन होते हैं यहाँ पर, यानी कैपिलरी परमिएबिलिटी लिखेंगे। इफ द अबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग द ब्लड कंटेंट इनफिल्टर इन टिश्यू स्पेस प्रोड्यूस ओडिमा known as capillary permeability edema। फिर सुनिएगा, if blood vessels dilate and blood content infiltrate in tissue space produce edema known as capillary permeability edema। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इन्फ्लामेशन, और दूसरा हो जाएगा इसमें एलर्जी। तो इतना आपको मैकेनिज्म के साथ लिख देना है, जहां आपको लगेगा फ्लो चार्ट करके भी आप उसको आप लिख देंगे ओडिमा का। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा डायग्नोसिस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऑन्कोटिक प्रेशर लो जानने के लिए सीरम एल्बुमिन का जांच कराएंगे, लीवर को जानने के लिए एसजीपीटी कराएंगे, एनीमिया को जानने के लिए आरबीसी का जांच कराएंगे, किडनी को जानने के लिए यूरिन रूटीन कराते हैं, और उसके बाद लास्ट में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एमएफ टेस्ट कराते हैं, माइक्रोफैलेरिया टेस्ट कराते हैं, और साल्ट रिटेंशन के लिए सीरम सोडियम जांच कराते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि ओडिमा कैसे होता है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप इस ढंग से उसका डिफिनीशन, उसका टाइप, उसका एटियोपैथोलॉजी फ्लो चार्ट के साथ उसको आप लिख देना है। इतना हो जाएगा ओडिमा। ये था आपका ओडिमा का चैप्टर। बाकी आपको 3 चैप्टर यहाँ पर तैयारी हो रही है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।